हेलो एस्पिरेंट्स, इंडियन पॉलिटी की इस सीरीज में लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से मैं डॉक्टर सुनील डॉक्टर सिनर्जी आई स्टडी सर्कल की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। सो एस्पिरेंट्स, हमारी जो ये पॉलिटी की सीरीज है जिसमें हमने कल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के ऊपर बात की थी एंड हमने देखा कि हमारा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसका मीनिंग क्या है एंड उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। उसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि जो इंडियन पॉलिटी में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं ये कौन कौन से आर्टिकल जो हैं इनके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के रिगार्डिंग उनके प्रोविजंस हैं। सो 36 से 51 के बारे में हमने बात की थी आर्टिकल्स में एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पिरेंट्स। 36 से लेकर 51 तक का जो आर्टिकल है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन जो होता है मोस्टली आपको एग्जाम में आता है, चाहे कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम ले लीजिए, पटवारी है, पुलिस है, अलाइड के एग्जाम्स हैं या यूपीएससी है, एनडीएसी, यहाँ पे डायरेक्टली ही आपको क्वेश्चन आ जाता है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता है इस जो चैप्टर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का। तो आज हमने जो बात करने वाले हैं वो हम जो आर्टिकल्स हैं डिफरेंट आर्टिकल्स हैं जिसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के रिगार्डिंग प्रोविजंस हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट लेक्चर में जहाँ पे हमने छोड़ा था मैंने आपको ऑलरेडी थोड़ा सा बताया था कि जो ये हमारा ऑब्जेक्टिव एंड सोर्सेज के बेसिस पर ये जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं उसको 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है। सो वो कौन कौन सी 3 कैटेगरीज हैं जो मैंने आपको बताई थी, थोड़ा सा उसका हिंट दिया था मैंने आपको, तो उनको आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। जिसमें से हमारा जो था प्रिंसिपल्स ऑफ सोशलिज्म, देन प्रिंसिपल ऑफ गांधीयन फिलॉसफी, देन प्रिंसिपल्स ऑफ लिबरल इंटेलेक्चुअल। सो वेरी इंपॉर्टेंट ये जो 3 हमारे आने वाले जो लेक्चर्स हैं नेक्स्ट 2 और 3 लेक्चर्स का जो वीडियो सीरीज है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के ऊपर बनने वाली है जो कि आप लोगों के लिए एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सो एस्पिरेंट्स, लेट अस स्टार्ट। एंड जैसे कि मैंने आपको हर लेक्चर में बताता हूँ, मैं कॉपी एंड पेन ज़रूर अपने पास रखें ताकि आप जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है नोट कर सकें। सो लेट अस स्टार्ट हियर। सो एस्पिरेंट्स, कल मैंने आपके साथ आर्टिकल 36 का जो था वो प्रोविजन जो था वो डिस्कस कर लिया था जिसमें स्टेट की डेफिनेशन दे रखी है कि स्टेट के अंदर क्या क्या आता है। सेम आर्टिकल हमने आर्टिकल नंबर 12 जो है भारत के संविधान का वो भी क्या है स्टेट की डेफिनेशन है बट वो फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग है। आर्टिकल 36 जो है दैट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टेट फॉर द पर्पस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। मीनिंग दोनों का सेम है। सो नाउ आर्टिकल 37 जो हमने लास्ट क्लास में पिछले कल डिस्कस किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं। सो हमने देखा है कि सोशियो इकोनॉमिक जो है लोगों का वेलफेयर जो एक स्टेट है वो हमने क्रिएट करना है। गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज रहनी चाहिए जो कि लोगों के वेलफेयर के बारे में बात करें। तो वो जो था एग्जैक्टली हमारा आर्टिकल 37 में हमने काफ़ी देर तक इसके ऊपर डिस्कशन किया था। फिर हमने देखा था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो 2-3 डिफरेंस जो थे, मेजर डिफरेंस, वो हमने डिस्कस किए थे। सो लेट अस स्टार्ट एस्पिरेंट्स। तो आज का जो हमारा रहने वाला है आर्टिकल 38, ठीक है। सो आर्टिकल 38 से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वाला जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं दीज आर द प्रोविजंस रिगार्डिंग द सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स एग्जैक्टली। सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बेस्ड अपॉन द सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स। सो उसके बाद हम गांधी फिलोसफी को यहाँ पर डिस्कस करेंगे और फिर इंटेलेक्चुअल लिबरल वाला जो पार्ट है वो हम लेने वाले हैं। तो इसमें थोड़ा सा आपको हो सकता है कि एस्पिरेंट्स को कंफ्यूज करे, लेकिन कंफ्यूजन से आपने घबराना नहीं क्योंकि ये आर्टिकल्स आगे पीछे हैं एग्जैक्टली। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 38 से लेकर 43A तक जो है जो हमारा सोशलिज्म के प्रिंसिपल्स हैं वो रहने वाले हैं, लेकिन बीच में कोई आर्टिकल यहाँ से मिस भी हो सकता है जो कि गांधीयन फिलोसफी के रिगार्डिंग होगा। तो जो मिस होगा वो आर्टिकल गांधीयन जो फिलोसफी है, गांधीयन जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं वो वहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। सो एस्पिरेंट, लेट अस स्टार्ट है आर्टिकल 38 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 38 क्या बोलता है? आर्टिकल 38 ये बोलता है कि स्टेट जो है, स्टेट मीन्स आई टोल्ड यू कि डेफिनेशन क्या है स्टेट की, आर्टिकल 36
कि स्टेट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट को किस तरह की पॉलिसी बनानी चाहिए। सो माय डियर एस्पिरेंट्स, स्टेट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। द स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ये वेलफेयर लोगों का प्रमोट करना है, ये स्टेट की जिम्मेवारी है, ऐसी पॉलिसीज इनको बनानी चाहिए। तो वो कैसे प्रमोट होगा, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आप हमने आने वाले टाइम में जो इसी आर्टिकल में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें 3 टर्म्स आप याद रखिए, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ये 3 वर्ड जो है आपने बिल्कुल याद रखने हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, एंड लास्ट में जस्टिस। सो इसमें से देखिए, अगर कोई यूपीएससी का एस्पिरेंट है तो उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है कि 4 ऑप्शन दिए होंगे एग्जामिनेशन हॉल में, क्वेश्चन पेपर में 4 ऑप्शन होंगे, और क्वेश्चन क्या आएगा एग्जैक्टली कि इसमें से जो हमारे ये 3 प्रिंसिपल्स हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ये किस में मेंशन है। तो आपको 4 ऑप्शन आ सकता है एग्जैक्टली, जिसमें से एक ऑप्शन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड प्रीएम्बल होगा, एक आपको ऑप्शन आ सकता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल राइट्स, या फिर एक ऑप्शन आ सकता है फंडामेंटल ड्यूटीज एंड फंडामेंटल राइट्स, एंड एक ऑप्शन आ सकता है नन ऑफ द अबव। सो एस्पिरेंट्स, में आपको ये क्वेश्चन का सीधा देखिए, मैं बार बार बोलता हूँ कि जब भी आप वीडियो देखें ज़रूर अपने साथ में कॉपी एंड पेन रखें, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सीधा क्वेश्चन आएगा, बट अनफॉर्चुनेटली एस्पिरेंट्स जो होते हैं वो सीधा क्वेश्चन भी गलत करके आ जाते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि हमारी MCQ के ऊपर प्रैक्टिस नहीं होती है। लेकिन हमारी क्लासेस का ये फ़ायदा है, हम लोग डायरेक्टली ही बता सकते हैं कैंडिडेट्स को कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस तरह से आएगा, आप ऐसे इसकी तैयारी कीजिए। सो नाउ 4 ऑप्शन में से जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड प्रीएम्बल। अगर आपने प्रीएम्बल के बारे में आपने सुना हो, प्रीएम्बल दैट इज आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रीएम्बल में क्या है, हमारी जस्टिस मेंशन है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस जो है वो प्रीएम्बल में मेंशन है। उसके बाद जो हमारा सेकंड जो यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ये 3 जो है दे आर मेंशन इन दी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड हियर। सो आर्टिकल 30 क्या हुआ, आर्टिकल 30 हुआ कि जो द स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल by securing and protecting a social order, by ensuring social, economic and political justice. So very very important point here, and just by by minimizing inequalities in status, in income, facilities and opportunities. It is very very important. Social, economic and political justice कैसे हासिल होगा, ठीक है। सो जस्ट आप इसको अंडरस्टैंड कीजिए, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस कैसे हासिल होगा, वो कैसे होगा। देखिए, सोसाइटी में इनइक्वालिटीज बिल्कुल कम लानी है, कोई ऐसी पॉलिसी ना बनाए हमारी सरकार जिससे क्या हमारे सिटीजन्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो। इक्वल जो है बेसिकली बिकॉज वी हैव राइट टू इक्वालिटी, फंडामेंटल राइट्स हमने देखे थे। तो इनइक्वालिटीज जो है वो कैसे आएंगी अगर सोसाइटी में हमारे इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगी। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इकोनॉमी क्या होगा, अगर हमारी इनकम में इनइक्वालिटीज होगी तो हमारा इकोनॉमिकली वी विल बी वेरी वीक, सम पीपल विल बी रिच एंड सम पीपल विल बी पुअर। एंड पॉलिटिकली मीन्स पॉलिटिकल जस्टिस, आई एम फ्री टू ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी, आई एम फ्री टू कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन कर सकता हूँ, मेरे कुछ भी विचार हो सकते हैं। सो उससे क्या है, उसको बोलते हैं पॉलिटिकल जस्टिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So just try to understand. मैं once again I will repeat. Article 38 of the Indian Constitution, which is based upon the socialistic principle, वो क्या है कि this is the duty of the state to provide or to promote the welfare of the people by providing or protecting social order, by ensuring social, economic and political justice, and just reducing or minimizing the inequalities in income, स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल माय डियर एस्पिरेंट्स, ये आपको बिल्कुल याद रखना है,
ठीक है। तो आर्टिकल 38 जो है हमारा काफ़ी जो चीज़ें हैं काफ़ी इम्प्लीमेंटेशन भी हुई है, ठीक है। सो इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं आर्टिकल 39 की तरफ। आर्टिकल 39 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो आर्टिकल 39 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसके जो प्रोविजन है वो क्या है? प्रोविजन डायरेक्टिव, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी का मतलब मैंने आपको बताया था, इसका मीनिंग आपको क्लियर करना, आप डायरेक्टली इसको रिलेट कीजिए कि एज पर आर्टिकल 39 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा स्टेट है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मतलब उसको जो पॉलिसी है वो किस तरफ ले जानी है, कैसी पॉलिसीज बनानी है। तो एक प्रोविजन आप बिल्कुल याद रखिए इसका, जो कि मैं आपको बताने वाला हूं, राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट टू एडिक्वेट means of livelihood. It is very very important, livelihood to all the citizens. इसका मतलब देखो बिल्कुल सीधा साफ, इसका मतलब है राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड टू ऑल द सिटीजंस। मतलब क्या है कि गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज बनानी है जिससे क्या है हर आदमी के पास जो है पर्याप्त संसाधन हो अपनी जिंदगी को चलाने के लिए। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बड़े सारे काफ़ी बार देखिए जो हमारी कुछ स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पीछे पहले भी लॉन्च की है और आने वाले टाइम में भी लॉन्च करेगी, और साथ में अभी जो करंट स्कीम्स चल रही हैं वो इसका बिल्कुल क्लियर कट एग्जाम्पल है। राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। अब ये क्या है? ये चीज, ये जो स्कीम है ये एक स्किल डेवलपमेंट की स्कीम है जो कि हमारी पुअर जो लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, ठीक है। सो एडिक्वेट लाइवलीहुड क्या हुआ? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड एडिक्वेट लाइवलीहुड मतलब सफिशिएंट लोगों के पास काम हो ताकि वो अपनी जिंदगी जो है वो चला पाए, सफिशिएंट इनकम का सोर्स हो ताकि उनकी जिंदगी जो है एक अच्छी जिंदगी वो जी पाए। सो मतलब कमाने के साथ साथ संसाधन की बात हो रही है यहाँ पर। सो एस्पिरेंट्स, इसमें एग्जाम्पल मैंने आपको बताया जो दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना है वो एक अच्छा एग्जाम्पल है, या मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ऐसी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तो उससे भी एडिक्वेट लाइवलीहुड जो है पीपल आर गेटिंग। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो गवर्नमेंट एज पर आर्टिकल 39 states should frame such policies. The policies of the state should direct towards right, adequate means of livelihood for all the citizens, which is very very important. So now second जो इसका provision है that is regarding the material resources, ownership and control of material resources, ownership and control of material resources. So now aspirants must try to understand here that ownership and control of material resources, ownership and control of material resources, so that they are equally distributed among common people. So very very important point here, the ownership and the control of material resources shall be organized in a manner so that they are easily available for common man. It is very very important point here. So it is just try to understand here. Example I will tell you, इसके प्रोविजन के रिगार्डिंग लैंड रिफॉर्म्स हमारे देश में जो आए हैं, तो लैंड रिफॉर्म्स जो हैं it is very very important. Implementation of land reforms in our country is a good example of ownership and control of material resources in an organized manner so that they are also available for common man, common good basically, very very important. I hope ये दो प्रोविजन आप बिल्कुल समझ गए। एंड थर्ड जो हमारा जो प्रोविजन आता है that is the state shall frame a policy in such a way that concentration of wealth should not be in one hand. Concentration of wealth, very very important. Concentration of wealth
concentration of wealth means the money which we have today that should be distributed among all the people. It is very very important. ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी बनाती है कि जिस पॉलिसी इज दैट पॉलिसी इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स ओनली वन पर्सन. So are you getting my point? So मतलब जो wealth है basically that should be distributed among all the people, all the citizens of India. So it is not possible that ऐसी पॉलिसी बना दे कि एक ही जो फैमिली है या फिर एक ही आदमी जो है वो सारी वेल्थ उसको ही चली जाए. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट यू शुड अंडरस्टैंड है. तो स्टेट को ऐसी पॉलिसी बनानी है जिससे वेल्थ जो है बेसिकली वो एक जगह पे कंसंट्रेट ना हो. दैट इज व्हाट द स्टेट शैल फ्रेम अ पॉलिसी टू अवॉइड कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. इसका नेक्स्ट प्रोविजन जो हमारा आर्टिकल 39 के अंदर आता है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क. इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ men and women. It is very important point here. Equal pay for equal work for both men and women. So देखिए it is very good example. ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए गवर्नमेंट को, स्टेट को, so that exactly जो हमारा अगर देखो मेल एंड फीमेल एक ऑफिस में काम करते हैं, काम तो दोनों बराबर कर रहे हैं, टाइम भी 9 बजे से लेकर 5 बजे तक दोनों सेम टाइम पे जा रहे हैं, सेम टाइम पे आ रहे हैं, काम भी सेम कर रहे हैं. सो व्हाट एग्जैक्टली हमारा जो दैट इज ओनली रीजन है, जब गवर्नमेंट सर्विस में जब लोग लगते हैं तो मेल और फीमेल की सैलरी जो होती है वो उस पर्टिकुलर पोस्ट के हिसाब से सिमिलर होती है. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सो इसका क्लियर कट एग्जाम्पल है आपको मैंने जो अभी बताया. जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, मेल एंड फीमेल में कोई भेदभाव नहीं है. मेल की अगर सैलरी 5000 पर मंथ है तो फीमेल की भी उसी पोस्ट के ऊपर 5000 पर मंथ जो होगी वो रहती है. इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम जैसे एक रेम्यूनरेशन एक्ट 1976, रेम्यूनरेशन एक्ट 1976, रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिसमें जो हमारे इक्वल वर्क एंड इक्वल पे का जो है प्रोविजन आप इजीली देख सकते हैं. सो एस्पिरेंट्स, ये हमारा आर्टिकल 39 जो है ये आपने बिल्कुल याद रखना है. इतना मुश्किल नहीं है. मैंने आपको पहले भी बताया जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो एक पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है, आता है एग्जाम में, आ सकता है मतलब कि जो हमारा ये जस्टिस है, 3 जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, भारत के संविधान में कहाँ पे मेंशन है. तो राइट आंसर आपने याद रखना है प्रियम्बल एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. बस सीधा क्वेश्चन आएगा एंड सीधा सा आंसर आपने जो है इसका देना है. उसके बाद आर्टिकल 38, आर्टिकल 39 जो है हमारा दैट इज उसके अंदर क्या प्रोविजन है. 3-4 प्रोविजन आप याद रखिए कि राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजंस, देन ऑनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज to they are equally distributed and available for common goods. And then after that, because the third, concentration of wealth should not be at one hand and in few hands. Just state should frame such policies कि wealth की concentration कुछ एक हाथों में ना रह जाए. So very important. And next provision जो है equal pay for equal work for both men and women. ये 4-5 प्रोविजन याद रखिए. इसके अलावा 2 प्रोविजन और भी हैं कि लाइक जो हमारे यूथ एंड चाइल्ड है that should have adequate facilities for the work in fact and they are not exploited. जो हमारा चाइल्ड है, चाइल्डहुड एंड यूथ जो है वो वर्क प्लेसेस में एक्सप्लॉइटेशन नहीं होनी चाहिए. ऐसा नहीं है एग्जैक्टली कि आप जो है सैलरीज में एग्जैक्टली डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. या फिर हमारा फैक्ट्रीज में अगर छोटी उम्र के बच्चे हमने वहाँ पे लगाए वो भी एक्सप्लॉइटेशन है. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने बिल्कुल याद रखना है. एंड आर्टिकल 39 में जो लास्ट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ दैट इज द प्रोटेक्शन ऑफ स्ट्रेंथ एंड हेल्थ ऑफ द वर्कर्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जो हमारे वर्कर्स हैं उनकी हेल्थ के रिगार्डिंग और जो उनकी स्ट्रेंथ है दैट शुड बी प्रोटेक्टेड. गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए, ऐसी स्कीम्स लानी चाहिए. इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल आम आदमी बीमा योजना. आम आदमी बीमा योजना, तो ये जो पॉलिसी है आम आदमी बीमा योजना इज डायरेक्टली टुवर्ड्स द हेल्थ ऑफ द वर्कर्स. सो ये जो है इस तरह से गवर्नमेंट ऐसी स्कीम्स बनाती है तो वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को जो है इम्प्लीमेंट और या नज़र में रखते हुए वो पॉलिसी इंट्रोड्यूस करती है. सो एस्पिरेंट्स, ये हमारा आर्टिकल 38 एंड 39 है. आई होप ये 2 आर्टिकल आप समझ गए होंगे. आगे की वीडियो लेक्चर्स में हम लोग आर्टिकल जो
अथॉरिटी है और जो हमारे इकनॉमिक प्रिंसिपल है प्लस सोशलिज्म वाले कुछ आर्टिकल जो अभी बचे हैं वो आने वाले लेक्चर्स में जो डिस्कस करने वाले हैं। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट एंड एंजॉय योर लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।